गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक हकीकत साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। बेटा, गाड़ी साफ कर दूं? रंजीत ने जैसे ही फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार पेट्रोल पंप पर रोकी, एक बुजुर्ग भागकर उसकी गाड़ी के करीब आया। नहीं अंकल, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। यह कहते हुए रंजीत ने उस बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वह बुजुर्ग उससे विनती करने लगा कि बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा ठहर जाओ। मैंने आज सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, 10-20 रुपए दे देना बस। सासंगा जी, बुजुर्ग की हालत देखकर रंजीत को उस पर दया आ गई। मैं आपको रुपए दे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। यह कहते हुए रंजीत ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग ने यह कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया कि बेटा, मैं भीख नहीं ले सकता। अंकल, ये भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं आपको यह कुछ रुपए देना चाहता हूँ। नहीं बेटा, आप जाइए, मैं इंतज़ार करूँगा। आप नहीं तो कोई और सही, किसी न किसी को तो मेरी मेहनत की ज़रूरत होगी। सासंगत जी, यह कहते हुए वह बुजुर्ग वापस मुड़ गया। उस बुजुर्ग का आत्मसम्मान और स्वाभिमान देखकर रंजीत हैरान हुआ। वह बुजुर्ग उसे कोई आम इंसान नहीं लगा, इसलिए रंजीत ने अपनी कार छोड़कर उस बुजुर्ग के पीछे गया। अंकल, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलो बेटा, आप कहाँ रहते हो? यहीं। यहाँ कहाँ? यह पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। आपका कोई घर द्वार भी तो होगा ना? घर था, लेकिन अब नहीं रहा। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। बच्चों को पढ़ाने और लायक बनाने के चक्कर में मैं अपना घर बेचकर एक किराए के मकान में रहने लगा था। अंकल, अब आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? रंजीत को जिज्ञासा हुई। एक विदेश में है और दूसरा यहीं है, इसी शहर में। अंकल, आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, उनके घर में मेरे रहने लायक कोई जगह नहीं है। क्यों अंकल? मेरा एक बेटा इंजीनियर है और दूसरा डॉक्टर। मुझे लगता है उन दोनों की कमाई अच्छी खासी होगी, है ना अंकल? अंकल, हाँ बेटा, एक बेटा मेरा इसी शहर में डॉक्टर है, 60,000 रुपये किराया देकर एक बंगले में रहता है, 25-45 लाख की गाड़ी में चलता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं है। यह कहते कहते उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू छलक आए। अंकल, आप अपने बच्चों पर आपको गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर क्यों नहीं करते? आखिर आपने अपना सब कुछ देकर उन्हें कमाने लायक बनाया है। रंजीत ने उस बुजुर्ग को सलाह दी और उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला कि बेटा, मैंने उनकी परवरिश पर जो कुछ भी खर्च किया वह सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। अगर मैं वह सब कुछ उन पर मुकदमा करके मांग भी लूं तो उन सब चीज़ों का अब मैं क्या करूंगा? फिर भी अंकल, आपको उनसे कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। बेटा, 2 रोटी तो मैं अपनी मेहनत से आज भी कमा लेता हूँ। रही मुकदमा दायर करने की बात, तो अदालत में मुकदमा दायर कर बच्चों के प्रति स्नेह और माता पिता के प्रति सम्मान नहीं मांगा जा सकता। इस बात का अंदाजा मुझे भी है। सात संगत जी, उस बुजुर्ग की बात सुनकर रंजीत नतमस्तक हो गया। उसे अब कुछ कहते ही नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। अंकल, अब मैं इतनी देर ठहर ही गया हूँ, तो आप मेरी कार पर जमी धूल साफ कर दीजिए। वह बुजुर्ग अपने हाथ में थामे साफे से झटपट उसकी कार पर जमी गर्त को साफ करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी पर जमीन गर्त को साफ करने में असमर्थ रंजीत मन ही मन सोच रहा था।
सासंग जी, एक अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद अपने बुजुर्ग को हो चुके माता पिता को अपने बूढ़े हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते। इसी उधेड़बुन में खड़े रंजीत ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफर रखा। अंकल जी, मेरे पास गाड़ियों का एक शोरूम है, अगर आप चाहें तो यहाँ गाड़ियों की देखभाल का काम कर सकते हैं। रंजीत की बात सुनकर उस बुजुर्ग के हाथ रुक गए। वह मुस्कुराया। बेटा, आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। रंजीत ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे आश्वस्त किया कि नहीं अंकल, वहां भी आपको आपकी मेहनत के बदले ही रुपए मिलेंगे। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर गजब का स्वाभिमान था। सात सिंह जी, आज की पीढ़ी भौतिकता की चकाचौंध में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है, क्योंकि मैकाले की दीक्षा पद्धति भाव संवेदना शून्य भोगवादी फसल तैयार करती है। हमारे दृष्टिकोण में वह बुजुर्ग भी अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार स्वयं वह भी है। काश वह बुजुर्ग शिक्षा के साथ बच्चों को विद्या भी देता, अपने भारतीय संस्कार के बीज भी बच्चों में पोषित करता, तो शायद आज वह अकेला न होता। सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा कि हमें किसी भी हाल में अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को ऐसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि साथ संगत जी, यदि हम आज सक्षम हैं तो केवल और केवल उनकी मेहनत के कारण ही हैं, और यदि हम आज सक्षम कामयाब होकर लापरवाही करते हैं अपने माता पिता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, तो यह बिल्कुल गलत है। फिर इसका हर्जाना हमें भी स्वयं भरना होगा। आज हम अपने माता पिता को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल को हमारी संतान हमें नज़रअंदाज करेगी। तो साथ संगत जी, इस सिलसिले को यही ख़त्म करते हैं और अपने माता पिता को सम्मान के साथ समय देते हैं और उनके रख रखाव का, खाने पीने का इज्जत के साथ ध्यान रखते हैं। साथ संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होती है ऐसी ही एक प्रेरणादायक साखी के साथ, एक घटना के साथ, एक विचार के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद जी। नमस्कार जी।